भूप सिंह श्रीकंठ के स्वभाव पर रीझ गए मतलब प्रसन्न हुए, श्रीकंठ के स्वभाव पर प्रसन्न हुए और धूमधाम से श्रीकंठ का साथ आनंदी का विवाह कर दिया। आनंदी का ब्याह हो गया, श्रीकंठ के साथ आनंदी का ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग टंग कुछ और ही देखा। आनंदी शादी के बाद अपने नए घर में आई और यहाँ का रंग टंग कुछ और ही देखा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आनंदी ने अपने ससुराल में क्या रंग टंग देखा। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आनंदी नए शादी होने के बाद अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग टंग कुछ और ही देखा। ये घर कैसा था, श्रीकंठ का घर कैसा था, जिस टीम टॉम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी। वो बड़ी धनिक थे भूप सिंह, वो बचपन से ही वो टीम टाम की श्रृंगार सजावट, टीम टाम मतलब श्रृंगार सजावट उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी। वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी, लेकिन वह घर कैसा था, हाथी घोड़ा का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियां तक ना थी, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। यह सीधा साधा देहाता गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। आनंदी अपने नए घर में आई, शादी होने के बाद नए घर में आई तो यहाँ का रंग टंग कुछ और ही देखा। यहाँ का रंग टंग, जिस टीम टाम उसको श्रृंगार सजावट बहुत पसंद करती थी, आदत पड़ी हुई थी आनंदी को, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना था। यह ग्रामीण जीवन का श्रीकंठ का घर कैसा था, यहाँ एक हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, हाथी घोड़ा भी कहना ही था, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। बहली मतलब बैलगाड़ी भी नहीं थी, इसके घर में बैलगाड़ी भी नहीं थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, आनंदी ने आते समय रेशमी स्लीपर लाई थी। क्यों लाई थी, ये गार्डन में जाने घूमने के लिए लाई थी, पहनकर गार्डन में जो घूमने के लिए लाई थी। लेकिन ऊपर वहाँ यहाँ बाग कहाँ है, बाग यानी गार्डन कहाँ है, श्रीकंठ के घर में बाग कहाँ है, मकान में खिड़कियां तक ना थी, इस मकान में खिड़कियां भी नहीं थी, ना जमीन पर फर्श फ्लोर्स भी नहीं थी, ना दीवार पर तस्वीरें यानी फोटोस भी नहीं थी। यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, यह पैस्टोरल विलेज, ये देहाती गृहस्थ का मकान था, ग्रामीण लाइफ, ग्रामीण शैली की एक मकान था, छोटा सा घर था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना था। लेकिन आनंदी ने इस घर को एडजस्ट किया, मैनेज किया, घर में संभालती रही, घर में एडजस्ट कर दिया। आनंदी बहुत समझदार थी कि वो जानती थी कि वही उसका घर है, आनंदी बहुत समझदार थे, वो जानती थी कि वही उसका घर है, यह घर में ही वो रहता है, और उसने शिकायत नहीं की कि बड़े घर से आई हूँ, इस घर में ऐसा सुविधा नहीं है, ऐसे कोई कहीं उसने श्रीकंठ से शिकायत नहीं की। अध्याय 2। एक दिन क्या हुआ, देखिए। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भाव से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हाड़ी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। एक दिन दोपहर में क्या हुआ, श्रीकंठ, देखिए श्रीकंठ, आनंदी के पति श्रीकंठ इलाहाबाद में एक जॉब करता था, नौकर था। मैंने पहले कहा था, एक नौकर था, दफ्तर में नौकर था, इलाहाबाद में काम करता था। वो शनिवार पर घर आया करता था, शनिवार
शनिवार पर घर पर आया करता था। एक दिन वहाँ 5 दिन वहाँ रहता, इलाहाबाद में रहता था और शनिवार को घर आया करता था। घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे। घर में सिर्फ बेनी माधव सिंह, आनंदी और लाल बिहारी सिंह 3 लोग रहते थे। आनंद भोजन बना लिया था और लाल बिहारी को इंतजार कर रही थी। आनंदी ने भोजन बनाकर लाल बिहारी को इंतजार कर रही थी। एक दिन दोपहर में क्या हुआ, लाल बिहारी सिंह ने 2 चिड़िया लिए हुए आए। 2 चिड़िया लेकर आया और बावच से बोला, बावच मतलब भाभी, भाई के पत्नी भाभी से बोला, क्या बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी हो, इसे चिड़ियों को जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लगी हो। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। आनंदी पहले ही भोजन बनाकर लाल बिहारी का राह देख रही थी। अब वो नया व्यंजन बनाने बैठी। अब चिड़िया लाया, लाल बिहारी सिंह ने 2 चिड़िया लाया, इसलिए नया व्यंजन बनाने के लिए बैठी। हांडी में देखा, हांडी यानी बोतल में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था, घी थोड़ा सा घी था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जानते हैं, बचत करना नहीं जानते थे। बड़े घर के आई लड़की है, बेटी है, वो बचत करना नहीं जानती थी। उसने सब घी मांस में डाल दिया, पूरा घी को उन्होंने मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा। लाल बिहारी खाने को बैठा तो दाल में घी ना था। लाल बिहारी खाने को बैठा, लेकिन दाल को देखकर दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? जोर से आनंदी से बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने बताया। आनंदी को बचत करना नहीं जानती थी। आनंदी बचत करना नहीं जानती थी क्योंकि वो बड़े घर से आई बेटी थी। घी सब मांस में डाल दिया था। आनंदी ने सब घी मांस में डाल दिया था। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, मैंने परसों घी लाया है, इतना जल्दी उठ गए, इतना जल्दी काली हुआ? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। सिर्फ आनंदी ने हाड़ी में देखा तो इसमें पाव भर घी था। आनंदी को बचत करना नहीं पता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, आनंदी ने सभी घी मांस पर डाल दिया। जिस तरह सूखी लड़की जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को बावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। इस तरह आनंदी ने लाल बिहार से उत्तर दिया कि आज तो कुल पाव भरता, घी तो फुल पाव भरता, मैंने पूरा मांस में डाल दिया। यह उत्तर सुनकर लाल बिहारी को बहुत गुस्सा आ गया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, सूखी लकड़ी जल्दी से आग पकड़ लेती है, उसी तरह शुदा मतलब भूखा, जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। भूख से बावला पागल, भूख से पागल, बावला मतलब पागल, भूख से हुआ मनुष्य को जरा जरा थोड़ा बातों पर क्या आता है, तिनक जाता है, गुस्सा आता है। लाल बिहारी को बहुत गुस्सा आता है। लाल बिहारी को बावच की यह ढिठाई बुरी मालूम हुई। भाभी की यह ढिठाई, यह बिहेवियर बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, बहुत क्रोध से बोला, भाभी से क्या बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती है, तुम्हारे मायके में घी की नदी बहती है, ऐसे गुस्से से बोला। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाय कहर खा जाते हैं। स्त्री गालियां सह देती है, मार भी सह लेती है, लेकिन अपने मायके की निंदा
कभी नहीं सह जाती है। आनंदी को बहुत गुस्सा आता है। लाल बिहारी ने मायके के बारे में क्या कहा, तुम्हारे मायके में तो घी की नदियां बहती है। इस तरह इसको सुनकर आनंदी को बहुत गुस्सा आता है। वो गाली सब सह देती है, लेकिन मायके की निंदा उसने नहीं सही जाती। आनंदी मुंह में फेर कर बोली, बहुत क्रोध से आनंदी को क्रोध से क्या बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। हाथी मरा भी तो मतलब हाथी जिंदा रहे तो भी इसका कीमत है और मरा तो भी इसका बहुत कीमत है, क्योंकि हाथी जिंदा रहे तो भी इसका कीमत है, बहुत रेट में वो सेल होता है, और मरा तो भी इसका दांत मतलब दांत वो भी बहुत कीमत रहती है। वह इतना घी नित्य नाई कहर कहा जाता है। इतना घी आनंदी के घर में उसका नौकर भी कहा जाता है। नाई कहर मतलब नौकर। लाल बिहारी जल गया। लाल बिहारी को बहुत गुस्सा आया। ताली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जी पकड़कर खींच लो। लाल बिहारी जल गया। ताली उठाकर पलट दी। ताली उठाकर किसने पलट दी? ताली उठाकर लाल बिहारी सिंह ने पलट दी और गुस्से से बोला, लाल बिहारी सिंह ने गुस्से से बोला, जी चाहता है जी पकड़कर खींच लो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। आनंदी का मुंह लाल हो गया। बोली, वह हो तो आज उसका मजा चकाते। वह मतलब श्रीकंठ होता तो आज इसका मजा चकाते। अब अपड़ उजडूड ठाकुर से ना रहा गया। उसकी स्त्रियां एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। कड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर बली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। अब अपड़ मतलब अनपढ़ जो ठाकुर से ना रहा था। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था, लेकिन वो लाल बिहारी सिंह ने कड़ाऊ यानी वुडन स्लिपर लकड़ी से बनी एक स्लिपर लकड़ी वो रसोई में वही पहनते थे। रसोई में कड़ाऊ पहनकर जाते हैं। कड़ाऊ मतलब वुडन स्लिपर। ये वुडन स्लिपर को उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी। वुडन स्लिपर को पकड़कर क्या उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, क्या बोला लाल बिहारी सिंह ने, जिसके गुमान पर बली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी बहुत क्रोध से बोला। आनंदी ने हाथ से कड़ाऊ रोकी। आनंदी ने हाथ से कड़ाऊ रोककर अपने हाथ को आगे आगे कर दिया। वो कड़ाऊ फेंकने में अपने हाथ को आगे कर दिया। वो उसका सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। आनंदी के उंगली पर चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गए। श्री लाल बिहारी सिंह ने क्रोध से अपने कड़ाऊ उठाकर आनंदी के ओर फेंक दिया और आनंदी ने अपने हाथ आगे कर दिया और कड़ाऊ उसका हाथ में चोट आई। वो रोते हुए अपने कमरे जाए। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का चूंट पी कर रह गई। सहन कर लिया, सब पूरा सहन कर चुपचाप कमरे में जाए। कहते हैं किसी के ताकत अपनी पति तक होती है। उसकी पति होता हो तो और ताकत आ जाती थी। आनंदी को बहुत ताकत आ जाती थी। उन्होंने लाल बिहारी सिंह ने कड़ाऊ से मारा, लेकिन आनंदी ने खून को चूट पीकर रह गई। अध्याय 3 श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। मैंने पहले बताया श्रीकंठ इलाहाबाद में नौकर काम करता था। वो शनिवार पर घर आया करता था और 5 दिन वहाँ इलाहाबाद में ही रहता था। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही।
बृहस्पति शनिवार श्रीकंठ शनिवार को आया करते थे। इस घर में यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी ने अपने कमरे से नहीं आई, बाहर नहीं आई, कोप भवन में रही। ना कुछ खाया ना पिया, कुछ भी नहीं खाया और पिया। उनकी बाट देखती रही, उनकी राह, बाट मतलब उनका राह देखती रही, श्रीकंठ की राह देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए। शनिवार को संध्या समय में श्रीकंठ घर आया और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने के भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड चुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करता था। बृहस्पति को यह आनंदी ने कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना पिया। अंत में शनिवार के दिन आ गया। श्रीकंठ ने घर आया और घर आने से पहले वो क्या किया, उस गांव में, उस समय गांव में टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर नहीं था। उन्होंने घर आने के पहले पूरे गांव वालों से बातें करने लगे, चर्चा करने लगे, नए मुकदमे, नए केसों के बारे में बातें करने लगे। फ्रेंड्स सर्कल में जाकर पूरे बातें करने लगे। वो वार्तालाप 10 बजे, रात 10 बजे तक होता रहा। रात 10 बजे घर नहीं आया, वहाँ गांव के फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहे। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने के भी सुधि ना था। उसको भूख भी नहीं लगा, क्योंकि अपने फ्रेंड्स से बातें करते हुए उसको खाने का भी पूरा भूल गया, खाना भी भूल गया। सुधि मतलब भूख ना रहती थी। श्रीकंठ को पिंड चुड़ाना मुश्किल हो जाता था। श्रीकंठ के पीछे चुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। 3 घंटे पति घर आने तक आनंदी ने बहुत कष्ट से ये 3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया। 10 बजे हो गया, भोजन का समय आया। पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी पहले दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, अपने भाई को इंतजार कर रहा था और चाहता था कि उसके अपने भाई से पूरा कहकर, और चाहता था कि उससे कोई गलती नहीं हुई। आनंदी ने सब कुछ किया ये साबित करने के लिए। वो पहले दरवाजे पर वेट कर रहा था, श्रीकंठ को वेट कर रहा था। श्रीकंठ घर आया, लाल बिहारी ने श्रीकंठ से एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने श्रीकंठ को इंतजार कर रहा था और श्रीकंठ से कहा, क्या कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। भाभी अपने आनंदी के बारे में शिकायत की। लाल बिहारी के श्रीकंठ के साथ लाल बिहारी ने आनंदी के बारे में शिकायत की। ये चाहता था कि उनसे, लाल बिहारी से कुछ नहीं गलती हुई, सारा गलत आनंदी ने की। इस साबित करने के लिए पहले इंतजार कर रहा, दरवाजे पर इंतजार कर भाई से बताया। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी मतलब साथ दी, अपने लाल बिहारी की साथ दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे, वो भी अपने बेटे लाल बिहारी के साथ दी और आनंदी के बारे में भी शिकायत की। लाल बिहारी ने, बहू बड़े घर की बेटी है तो तुम भी कोई, लाल बिहारी ने कहा, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी
शिकायत करता है, क्या कहते हैं, वो बड़े आनंदी बड़े घर से बेटी है तो भी हम भी कोई कुर्मी कहार मतलब नौकर चाकर बर्तन साफ करने वाले नहीं हो, हम भी बर्तन साफ करने वाले नौकर नहीं हो, वो बड़े घर से आई लड़की बेटी है लेकिन हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ, क्या आखिर बात क्या हुई बताओ, इस तरह लाल बिहारी से बोला। लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं, यो ही आप उलझ पड़ी, मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं, यो ही आप उलझ पड़ी, मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती है नहीं। वो अपने घर के सामने आपकी बड़े घर की शिकायत की, वो अपनी भाभी की शिकायत करती है। श्रीकंठ गांव के सभी लोगों को समझ आया कि उसके घर में झगड़ा, लाल बिहारी और आनंदी के बीच में झगड़ा हुआ। वो लाल बिहारी ने श्रीकंठ से शिकायत करता है कि आनंद ने सब गलत आनंदी ने किया। आनंदी के बेनी माधव सिंह में लाल बिहारी का साथ दी। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। श्रीकंठ को बहुत गुस्सा आ गया। वो खा पीकर खाना खाकर और पीकर आनंदी के पास गए। वह बड़ी बैठी थी, यह अजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है। आनंदी ने श्रीकंठ से पूछा, चित्त मन तो ही प्रसन्न ठीक हो ना। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने पूछा, आपके मन तो ठीक हो ना। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। ये संदर्भ सहित में आता है, ये अंडरलाइन कीजिए सेंटेंस को। श्रीकंठ ने बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है, क्या कर रहा है आजकल तुम घर में, क्या क्या कर रहा है। आनंदी ने त्योरिया पर बल पड़ गए। आनंदी की त्योरिया पर बल पड़े गए। जुझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाओ मुंह जुलस तू। आनंदी के त्योरियों पर बल पड़ गए। त्योरियो मतलब यानी आईब्रोस, त्योरियो यानी आईब्रोस, इसका आईब्रोस चढ़ गए मतलब ऊपर आता है, ऊपर गुस्से में ऊपर जाता है। और वो कहती है, झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दाग उठी और बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाओ मुंह जुलस दो। श्रीकंठ ने कहा, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो, क्या हुआ, बात तो कहो। आनंदी ने कहती है, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है। आनंदी ने कहती है, नहीं तो गवार चौकर जिसको चपरासीगिरी करने का भी शौर नहीं, मुझे कड़ाऊ से मारकर यो ना अकड़ता। आनंदी ने बताया, क्या कि ये लाल बिहारी ने कड़ाऊ से मुझे मार दिया। श्रीकंठ सब हाल साफ कहो। श्रीकंठ ने कहा, क्या हुआ, सब हाल साफ बताओ, क्या हुआ तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, क्या आप बताओ क्या हुआ। आनंदी ने सब बताया। आनंदी ने बिना झूठ बोले साफ पूरा बता दिया। क्या बताया, आनंदी ने कह दिया कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हाड़ी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर कड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ। आनंदी ने बिना झूठ बोले साफ बताया कि एक दोपहर में लाल बिहारी ने एक चिड़िया लाकर आया था और मुझसे इसको बनाने के लिए कहा, और मैंने हाड़ी में देखा तो हाड़ी में घी पाव भर में थी, इसलिए मैंने पूरा घी मांस में डाल दिया। और लाल बिहारी ने मुझसे पूछा कि दाल में घी क्यों नहीं है। इससे मैंने
मेरे मायके को बुरा भला कहने लगे। लाल बिहारी ने मेरे मायके को बुरा भला कहने लगे और मुझसे ना रह गए। मैंने कहा कि घी तो नाई कहर, इतना घी तो मेरे घर में नाई कहर नौकर खा जाता है, किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्याय से मुझे, इतनी थोड़ी बात पर अन्याय ये लाल बिहारी सिंह ने मुझे कड़ाऊ से मारा, कड़ाऊ फेंक दिया और मैंने मेरा हाथ आगे कर दिया। यदि हाथ से ना रोक लूँ तो क्या होता है, मेरा सिर फट जाता है। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठो। अब तुम्हारे भाई से आनंदी ने कहा, अपने पति से कहता है, आप जाकर अपने भाई से पूछ लीजिए यदि यह मैंने जो कहा है वो सही या सत्य और झूठ। श्रीकंठ की आंख लाल हो गई, श्रीकंठ को आग बबूला हो गया, श्रीकंठ आग बबूला हो गया और श्रीकंठ की आंख लाल हो गई। किसकी आंख लाल हो गई? अंडरलाइन, ये सेंटेंस वाक्य को अंडरलाइन कीजिए। श्रीकंठ का आंख लाल हो गई। बोले यहाँ तक हो गया इस चोकर का यह साहस, और क्रोध से बोले यहाँ तक हो गया इस चोकर का यह साहस।